हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज क्लास 9th को मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारे अपलोड्स मिलते रहें। ओके, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम जो जानेंगे वो टॉपिक्स हैं। पहले एटम क्या, व्हाट इज द एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एंड व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, एंड एटॉमिक रेडियस मेजर्ड बाय नैनोमीटर, और केमिकल रिएक्शन की जो लॉज हैं वो हम जानेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमें क्या जानना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एटम? आप लोगों ने पढ़ा होगा। एटम्स तो अप्रोक्सीमेटली 6 से स्टार्ट था एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स क्या है पता है सबको कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। कोई भी मैटर जो बना होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से उसको एटम कहते हैं। और जब 2 और मोर एटम्स ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं, तो फिर क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। तो एटम्स क्या है? एटम्स कोई भी जो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एटम्स, है ना। अभी एटम जो एग्जिस्ट होते हैं वो किस तरह से एग्जिस्ट होते हैं? मतलब एग्जिस्ट होना मीन्स समझ रहे होंगे कि एटम्स किस तरीके से उनको बताते हैं कि एटम्स क्या है। तो मॉलिक्यूल्स के रूप में और आयंस के रूप में। आयंस तो पता सुना ही होगा आप लोगों ने, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? केटायन, और नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं? एनायन। तो आप लोगों को पता ही होगा, केटायन और एनायन के बारे में सुना होगा। अब है कि एटम्स, ये तो आयन बताया। मॉलिक्यूल्स तो सुना ही होगा कि हाइड्रोजन में H2 मॉलिक्यूल लिखते हैं, N2 मॉलिक्यूल लिखते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल लिखते हैं। तो ये था। इसी तरह से जब हम एटम को डिवाइड करते हैं ना, तो एटम को जो क्लासिफाइड करते हैं, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोएटमिक, डायटमिक, ट्राइएटमिक, टेट्राएटमिक, पॉलीएटमिक। ये जो ट्राई से स्टार्ट होता है पॉलीएटमिक में आ जाता है। जिसमें सिंगल एटम है वो मोनोएटमिक, जिसमें 2 है वो डायटमिक है, जिसमें 3 है वो, जैसे कि अब देखिए पॉलीएटमिक का एग्जाम्पल देखिए। क्लोरीन, Cl2, N2, H2, O2 सब क्या है? 2 ऑब्वियसली, तो सिंपल है ना। तो क्या है ये? डायटमिक है। और सिंगल कोई सिंगल ले लीजिए, कोई भी सिंगल कंपाउंड जो अकेला होता है, लाइक एल्यूमिनियम, है ना। तो क्या सिंगल जितने भी जो भी है वो क्या है? मोनोएटमिक है। जिनमें 2 है वो डायटमिक है। अब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है? P4, उसका जो फॉर्म वो क्या है? सिंबल है P4 एग्जिस्ट। जैसे H2 भी मैंने बताया, उसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं P4, यानी कि वो टेट्रा एटमिक है, जो कि पॉलीएटमिक में आता है। और भी पॉलीएटमिक में कौन आएगा? सल्फर आएगा, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो सल्फर का क्या होगा? S8। सल्फर में कितने एटम्स होंगे? मॉलिक्यूल्स कितने एग्जिस्ट करेंगे? वो 8। और जो कैसे होगा? वो पॉलीएटमिक होगा। तो ये थे एटम्स के बारे में। एटम्स को जो अभी आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने यही बताया, मोस्टली इन्हें उन्होंने बताया जो मैं भी डिस्क्राइब कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि जो ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एटम। एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी क्रिएटेड, है ना, कैन नॉट बी डिवाइडेड। और आगे भी आप लोगों ने सुना होगा कि एटम के 3 पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सुना ही होगा, जो कि 4th लेसन में है। तो ये अब इनके डाल्टन के भी ना जो एटॉमिक थ्योरी थी, इनको वो कर दिया गया। इसमें भी ड्रॉबैक्स आ गए, आगे इनको करके दूसरा निकाला गया कि भाई इसमें भी कमियां, इन्होंने ये कहा था। हर कोई भी जब थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उसकी मेरिट एंड डिमेरिट इसमें दोनों करना पड़ता है। कोई आगे जो दूसरा लॉ निकालेगा, फिर उसमें वो कमियां निकाल देगा। ओके, तो मॉलिक्यूल्स में मैंने बताया कि जब 2 से ज़्यादा, 2 और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर, तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल क्लियर है। अब इस एटम और मॉलिक्यूल में जो आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है ना। केमिकल रिएक्शन तो सबको क्लियर है।
कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड जो है रिएक्शन करते हैं तो फिर वही केमिकल रिएक्शन सिंबल्स के द्वारा उनको डिनोट किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है ना। रिएक्टेंट किस तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट किस तरफ होता है, राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट जब दो मिलते हैं, दो से ज़्यादा, एक वन से ज़्यादा दो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने हैं, एनसीईआरटी बुक में तो मेनली 2 हैं, है ना, लेकिन ऐसे देखा जाए तो एक और इसमें है जो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, जिसकी नीड नहीं है बट जान लीजिए। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड थर्ड जो है जिसकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है वो क्या है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये है केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज, है ना। तो अभी तक जो मैंने एटम बताया और मॉलिक्यूल बताया, होप है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरी क्लास में यही है कि मैं ना हिंदी ना इंग्लिश, कुछ भी कोई ज़्यादा वास्ट नहीं होता, बहुत इजी लैंग्वेज में बताती हूँ ताकि स्टूडेंट्स कैच करें, और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, एक दूसरे आगे बताएं, दूसरे को बताएं, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है आपके बच्चे को अच्छी टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास नहीं खत्म किया जाता है, ना ही उत्पन्न किया जाता है। तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कहता है वो ये। अब क्या कहता है आगे, इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। अब आगे इसी को अगर लिया जाए तो वो क्या है, कोई भी रिएक्टेंट का जो मास है हमने लिया, वो उसका मास प्रोडक्ट के मास के ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। यही जो बता रहा है शॉर्ट में, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो यही बताता है कि जो दो रिएक्टेंट है उनका मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। It states that in a chemical reaction the total mass of product is equal to the total mass of reactant। क्लियर है, क्या था कि जब भी रिएक्टेंट का मास क्या होगा, जितना भी होगा, जो भी, जैसे कि आप CO2 बना रहे हैं तो कार्बन और क्या है, CO2 मिला है, तो कार्बन प्लस कार्बन का मास तो क्लियर है ना, आगे जो 4 चैप्टर है वो कराऊंगी। बट मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो होता है एटॉमिक नंबर का ट्वाइस होता है, डबल होता है ना। तो कार्बन की, अब एटॉमिक नंबर तो आप लोग याद कर लें, 1 से लेके 30 तक होने चाहिए, बट 20 तक याद कर लें, बिकॉज फॉर्मूले, बहुत सारी फॉर्मूले जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो क्या है, एटॉमिक नंबर का जो डबल होता है, ट्वाइस होता है, एटॉमिक मास हो जाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर प्लस O2 का एटॉमिक नंबर, यानी कि O2 में सिर्फ एक O का मास नहीं आएगा, 2 है ना, ये डायटोमिक है, तो यहाँ पे O2 का जो है वो मास हो जाएगा। यानी कि कार्बन का मास कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो मास कितना हो जाएगा कार्बन का 12। इसी तरह O2 का कितना है, O2 का ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 8 है, तो O2 का कितना हो जाएगा, 8 2 16, तो इसका सॉरी मास कितना हो जाएगा 16, वो तो 8 दुगुना होता है ना मास। तो इसी तरह से दोनों का जो मास है वो CO2 के मास के बराबर हो जाएगा। यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे ये लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 100 ग्राम है, इसका मास जब जोड़ेंगे ना, कैल्शियम का मास प्लस कार्बन का मास प्लस 3 जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं उसका मास, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। जब इस पे हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, हीट डालेंगे, तो ये टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होके ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो है मास आएगा कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन का मास। मैंने वही मास बताया, जो है मास नंबर या एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर का ट्वाइस होता है, डबल होता है, तो 56 ग्राम। और ये CO2 का C प्लस O2 का दोनों का मास जुड़ा तो 44 ग्राम मिलके बन गया 100 ग्राम। इधर भी 100 और इधर भी 100। क्लियर है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
अब जो सेकेंड लॉ है वो है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। तो इसमें क्या कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन जो होता है जिसमें जो जो टेक पार्ट करते हैं जो भी एलिमेंट्स, वो हमेशा कैसे होते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होते हैं, है ना। तो इट states that a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass. उनकी जो मास होगी कैसी होगी, किसी तरह से, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिया है ना, या कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर प्लस ऑक्सीजन को मिलाया, किसी भी रेशियो में लिया है, कॉपर ऑक्सीजन का कोई भी रेशियो हो, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो जो उनका कॉपर का और ऑक्सीजन का रेशियो आएगा, चाहे दूसरा सैंपल लिया हमने, वो मास में जो है हमेशा कैसे आएगा, वो एक ही आएगा। तो वही बता रहा है कि इट स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट मींस बनना, केमिकल कंपाउंड बना होता है सेम एलिमेंट्स का, है ना, और कंबाइन टुगेदर, और जो टुगेदर होते हैं वो उनका जो मास होता है वो कैसा होता है, हमेशा सेम प्रोपोर्शन में होता है। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी मैंने बताया कि अगर केमिकल कॉपर ऑक्साइड लेते हैं तो उसमें जो कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है दूसरा है, एक बार हमने दूसरा लिया, एक बार हमने दूसरा लिया है, लेकिन जब कॉपर ऑक्साइड फाइनली आएगा तो जो दोनों का प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब एक चीज और की एटम्स, अभी की डाल्टन थ्योरी जो है मैंने बता दिया था कि इन्होंने यही बताया था कि ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। दूसरा और तीसरा था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इन्होंने आगे और ये बताया था, कहा था कि जो सेम होते हैं इनके एटॉमिक मास, जबकि ऐसा नहीं है, किसी किसी का अलग भी हो जाता है। तो ये था। अब एटम की जो साइज है वो कैसे हम डिटरमिन करते हैं, तो एटम की जो साइड है, एटम्स द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, द साइज ऑफ द एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, है ना, एंड विच इज कॉल्ड, जिसको क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस? तो द साइज ऑफ एटम is indicated by its radius and it is called atomic radius, है ना। तो atomic radius को हम किस चीज से मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? तो atomic radius जो है वो मेजर होती है नैनोमीटर में। आप लोगों को पता होगा नैनोमीटर। तो नैनोमीटर जो है वो क्या है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 to the power minus 9। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 to the power minus 9 मीटर होता है। तो एटॉमिक रेडियस क्लियर हो गया, या कैसे मेजर होता है, नैनोमीटर में होता है। एटॉमिक रेडियस क्या है भी बताया, किसी भी एटम की साइज को इंडिकेट करते हैं उसके रेडियस के द्वारा। तो